नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। तमिलनाडु में बाढ़ से अब तक 269 की मौत। प्रधानमंत्री ने लिया हवाई जायजा। 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। राज्यसभा में उठा नेपाल का मुद्दा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव। सोमवार को सदन में होगी चर्चा। टी.एस. ठाकुर बने देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 4 जनवरी 2017 तक का होगा कार्यकाल। फिर रुका शेयर बाजार। सेंसेक्स में 231 अंकों की गिरावट। निफ्टी 67 अंक फिसला। 2 हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट। सीरिया में आईएस ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला। संसद से मंजूरी के बाद बरसाए बम। कैमरन ने कहा आतंकियों को उनके गढ़ में नेस्तनाबूद करना जरूरी है। और आइए देखते हैं पहली खबर। ब्रिटेन ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। संसद में मंजूरी मिलने के बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटेन की संसद में घंटों पर हुई बहस के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। लड़ाकू विमान आईएसआईएस के संदिग्ध ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस हमले में लड़ाकू विमानों ने आईएसआईएस के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। Quarter of the unmanned strike capability flying in the region. So we have a significant proportion of high precision strike capability. सीरिया में आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमलों के लिए ब्रिटेन की संसद में बुधवार को मतदान हुआ। मतदान में 397 मत पक्ष में जबकि 223 मत खिलाफ में डाले गए। इन नतीजों से पहले संसद में 10 घंटे तक इस पर बहस चली, जिसके बाद हमले का फैसला लिया गया। बहस के दौरान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि यदि ब्रिटेन सीरिया में हवाई हमलों में जुड़ जाता है तो ब्रिटेन सहयोगियों के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा। संसद में बहस के दौरान कैमरन ने साफ साफ कह दिया कि आईएसआईएस को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने जरूरी हैं। हालांकि लेबर पार्टी का मानना है कि हवाई हमलों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। The US and other states are struggling to find suitable targets. In other words, extending British bombing is unlikely to make a huge difference. ब्रिटेन के सीरिया पर हमले को लेकर वहां की जनता भी विरोध में आ गई है। David Cameron has been so callous and opportunist to use what happened in Paris to further his own agenda. This is not the will of the British people. सीरिया में अमेरिका और फ्रांस पहले ही बमबारी कर रहे हैं। रूस भी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एस.डी. मुनी साहब हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। एस.डी. मुनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि ब्रिटेन के अंदर जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की सोच वहां की दिखती है, इस फैसले के बाद भी एक पक्ष है जो कि कहता है कि इन हमलों की जरूरत नहीं थी। वहाँ की सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती, एक तरफ आतंकवाद से लड़ना और दूसरी तरफ उन लोगों को ये भी समझाना कि जो हमले हो रहे हैं या हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, आपको याद होगा कि 2013 में सीरिया में ब्रिटेन की दखल अंदाजी पे एक बार और पहले वोट हुआ था और कैमरन साहब हार गए थे वो वोट, और इसीलिए वो लोग उसमें भाग नहीं ले सके। लेकिन अब जो पेरिस में हुआ है उसकी वजह से वहाँ की पब्लिक ओपिनियन में फ़र्क आया है और ये समझते हैं कि ये ख़तरा एक तरह से पूरे यूरोप को है और यूरोप के ख़तरे से निपटने के लिए फ्रांस भी शामिल है, अब ब्रिटेन शामिल हो गया, अमेरिका पहले ही था और रूस अपने तरफ से उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो इस तरह से यूरोप की जो समस्या है अभी उसको देखते हुए ब्रिटेन को आगे आना पड़ा
और अंदर फिर भी विरोध है। 223 वोट उसके खिलाफ मिले, बहुत ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं, लेकिन बाहर लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है, उसकी ओपोजिशन की है। उसकी वजह ये है कि जब ब्रिटेन अफ़गानिस्तान में कोएलिशन के साथ जुड़ा हुआ था तो बहुत लोगों की डेथ हुई, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, और इससे जनता में आक्रोश है कि क्यों हम जाके दूसरों की लड़ाई में अपने लोगों को फंसवा रहे हैं। और जिस तरीके से अब मैं कहूँ कि जो गठजोड़ बना ही है, क्योंकि ब्रिटेन भी अब आ गया, फ्रांस इसके साथ ही, अमेरिका भी जैसा आपने कहा, और रूस अपने तरफ से, क्या दिखता है आपको कि हवाई हमलों से वाकई क्या आईएस को घेर कर उसको कमज़ोर किया जा सकता है या उसको सीमित किया जा सकता है, या फिर ये एक मैं कहूँ कि रिटेलिएट के तौर पर देखें कदम जो कि कुछ घटनाओं के बाद सामने आ रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहला तो कोएलिशन को देखिए, वहाँ 2 कोएलिशन काम कर रहे हैं, दोनों आईएस के खिलाफ, और दोनों आपस में प्रतिस्पर्धी हैं। एक कोएलिशन है जिसमें रूस को शामिल कर लीजिए, ईरान को शामिल कर लीजिए, सीरिया को शामिल कर लीजिए, वो भी आईएस को नहीं पनपने देना चाहते हैं। दूसरा कोएलिशन है जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सऊदी अरेबिया है, इस तरह के देश हैं, और इन दोनों के आपस में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका वाले कोएलिशन की तरफ या ब्रिटेन वाले कोएलिशन की तरफ का है, वो ये है कि असद को हटना चाहिए, और रूस कह रहा है कि असद को हटाएंगे तो और ज़्यादा वहाँ पर अशांति होगी, बिखराव होगा। तो एक तरफ तो ये कोएलिशन है। दूसरी तरफ जो हमले हो रहे हैं, कैमरन ने खुद कहा है कि इन हमलों से कोई समाधान पूरा नहीं निकलेगा, और होगा इससे कि हम उनको डिग्रेड करना चाहते हैं, उनके जो फंडिंग है, और इसीलिए सारे हमले ऑयल वेल्स पे हो रहे हैं। रूस वाले भी यही कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि इससे इनकी फंडिंग कम होगी, क्योंकि ये तेल निकाल कर सीरिया को बेचते हैं और दूसरे देशों को बहुत सस्ते में बेचते हैं, और इसीलिए पैसा कमा कर ये अपना काम आगे चला रहे हैं। लेकिन देखिए, असली बात ये है कि अंदाज लोगों का ये करीब 1000 लोग आईएस में रिक्रूट होते हैं हर महीने, अलग अलग देशों से, बहुत सारे अलग देशों से। इसमें बहुत सारे लोग यमन में भी जा रहे हैं, और जिस ढंग से ये आइडियोलॉजिकल प्रभाव बढ़ रहा है, तो खाली हमले करने से बात सुलटेगी नहीं, और इस लड़ाई को ले जाना है विचारों के स्तर पर। विचारों के स्तर पर जब तक सभी मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे होकर जो आइडियोलॉजी का डिस्टॉर्शन है, जिस तरह से कुरान की आयतों को गलत ढंग से इंटरप्रेट करके जस्टिफाई किया जा रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं टेररिज्म, वो जस्टिफाइड है, जब तक उससे नहीं निपटा जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई बड़ा हल निकलेगा। तो कैसा लगता है अजीमुनी साहब कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, जिसको आइडियोलॉजिकल होना चाहिए था, वो आर्थिक होती जा रही है? आर्थिक भी, मिलिट्री भी, क्योंकि आर्थिक वो सपोर्ट करता है मिलिट्री को, इसीलिए उसके ऊपर अटैक है। नहीं, मैं समझता हूँ लड़ाई दोनों स्तर पर लड़ी जाएगी, क्योंकि जो आईएस का रूप उभर कर आया है, उसमें खाली आइडियोलॉजिकल नहीं है, उसमें शक्ति संघर्ष भी है, और वो ये चाहते हैं कि अपने प्रभाव को, चाहे वो शिया सुन्नी को लेके हो, चाहे सऊदी अरेबिया ईरान के मसले को लेके हो, चाहे रूस और अमेरिका के मसले को लेके हो, उसमें आइडियोलॉजिकल तह भी है और सैनिक तह भी है। तो दोनों तरफ उसका मुकाबला करना पड़ेगा। उस माने से जो ब्रिटेन का योगदान है, या जो फ्रांस कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो रूस कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन वो सीमित नहीं है, उससे पूरा फैसला नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से ये पूरा मैं कहूँ कि एक जवाबी हमला इन देशों की ओर से हो रहा है, लेकिन जो बात सामने आई कि कई देश ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आईएस को सपोर्ट करते दिखे हैं, चाहे वो तेल खरीद के हो या फिर दूसरे मसलों को लेकर। आपको लगता है कि जब तक उस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक शायद आईएस को नहीं? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और इसीलिए ये देखिए ना, जो 2 कोएलिशन हम बात कर रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं आईएस के खिलाफ, और दोनों में अपना कंपटीशन है, तो आईएस उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगा? और ये सारा अरब वर्ल्ड डिवाइडेड है कि कहाँ किसको सपोर्ट करना है। अरब वर्ल्ड ही नहीं, मैं समझता हूँ जो शक्तियाँ हैं बड़ी, वो भी एक तरह से डिवाइडेड है कि इस कंपटीशन का फ़ायदा उठाकर अगर वो काम करेंगे, तो आप इसको, तो पूरा एक ऐसा कोएलिशन आइडियल है, लेकिन संभव नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीमुनी साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
जो जहाँ भागे भाई मर गए, भाई पड़ गए, बिछुड़ गए सबसे एक दूसरे से। 3 दशक में अब तक ना लोगों को मुआवजा हुआ पर्याप्त, ना लोगों की चिकित्सा व्यवस्था हुई, ना इस पर रिसर्च हुआ, ना पनिशमेंट हुआ। 30 साल के बाद भी हमारा वही मंजर याद आता है, वही रात याद आती है, वही बर्बादी हमारे आंखों में झूलती है कि हम अपने आप को नहीं रोक पाते। देखिए भोपाल गैस त्रासदी पर विशेष, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। लगातार 3 हफ्ते से जारी बारिश और बाढ़ से चेन्नई में 269 लोगों की जान जा चुकी है और अगले 48 घंटे तक राहत के भी कोई आसार नहीं। सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव के काम में जुटी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज तमिलनाडु के कई इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। Directed that rupees 1000 crore be released immediately by the government of India to Tamil Nadu for immediate relief. This is over and above the rupees 940 crore which was released earlier. लगातार बारिश से जूझते तमिलनाडु को अब तक 15,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक ये शुरुआती आंकलन है, जबकि राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही करीब 8500 करोड़ के नुकसान की बात कही थी। आइए देखते हैं कि इस वक्त चेन्नई के क्या हालात हैं। तस्वीरों से साफ है कि चेन्नई और आसपास के इलाकों के हालात में सुधार नहीं हो पा रहा। लाखों की संख्या में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। चेन्नई से हवाई मार्ग और रेल के जरिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों के रद्द होने से लोग स्टेशनों के आसपास रात गुजारने को मजबूर हैं। चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 6 दिसंबर तक बंद रहेगा। चेन्नई को राज्य के दक्षिणी भाग से जोड़ने वाला रेल और सड़क मार्ग कटा हुआ है। हालांकि चेन्नई के ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। ஆலயம் கட்டியதாக 10 வருஷமா இருக்கோம் நாங்க. இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி மழை பார்த்தது கிடையாது. இப்பதான் இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி மழை. அதனால வந்து வீட்லாம் ஃபுல்லா தண்ணி வந்துருச்சு. படுக்க முடியல. அதனால வந்து கார் எடுத்துட்டு வந்து இங்க விட்டு படுத்துறோம். வீடுலாம் ஃபுல்லா தண்ணி சார். அந்த சைடு ஓனரோட கார் இது. हम लोग को कैंपस से 12 बजे इवैक्यूएट कर दिया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, लेकिन हम लोग फिर स्टेशन जाने की कोशिश करते क्योंकि हमारी ट्रेन आज 10 बजे की थी तमिलनाडु भोपाल के लिए, लेकिन अब वो कैंसिल हो गई है और पानी इतना है कि हम लोग वहाँ जा भी नहीं पा रहे। तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। सेना, नौसेना के साथ ही वायुसेना के जवान फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। नौसेना का INS एरावत पूरी टीम के साथ चेन्नई रवाना हो गया है। डॉक्टरों, दवाइयों के अलावा जहाज पर 20 गोताखोर और 15 नावें भी हैं। सेना की 4 अतिरिक्त टुकड़ियां बेंगलुरु से चेन्नई पहुंच गई हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 कल रात से ही पूरी रात फ्लाइंग करते रहे हैं और कुछ टीम NDRF की, कुछ टीम दिल्ली से, कुछ टीम भुवनेश्वर से वो आरकोडम तक लेके गए हैं। चेन्नई में 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के दौरान 24 घंटे में 330 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते 100 साल में सबसे ज्यादा है। बाहरी हिस्से में चिम्बरामबक्कम झील से कल रात भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शहर के कई नए इलाकों में बाढ़ आ गई है। लोगों के सामने अपना घर छोड़ने का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना बरकरार है। जहां तक आगे का प्रश्न है, चूंकि अभी सिस्टम बरकरार है, अभी सौभाग्यवश ज्यादा बारिश जो हो रही है वो समुद्र के ऊपर है, तट तक ही सीमित है। अभी भी लगभग वैसी ही संभावना है, लेकिन आगामी 48 घंटे बारिश रहने की संभावना है। एसोचैम के मुताबिक हालिया बारिश से तमिलनाडु में कुल 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिण तटीय और रायलसीमा क्षेत्र के कई गांव पानी में डूब गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपदा के चलते तमिलनाडु में 40% मोबाइल सेवाएं काम नहीं कर रही। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी कि चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जलभराव की वजह से उसे पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और दूसरे बाढ़ पीड़ित राज्यों में राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। इस मसले पर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को केंद्र की ओर से भरपूर मदद का भरोसा दिया। सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। हम प्रभावित राज्य से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर हैं। गृह मंत्री ने सदन में उन परेशानियों का भी जिक्र किया जिनसे तमिलनाडु के लोग जूझ रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि चेन्नई के निकट कहां तक ट्रेन लाई जा सकती है, इस पर रेलवे विचार कर रहा है। राहत पहुंचाना इस समय बहुत ही कठिन हो गया है। यह कठिनाई टेलीफोन कनेक्टिविटी भी इसके कारण एडवर्सली अफेक्ट हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाइल और 20% लैंडलाइन कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में बाढ़ की हालात से निपटने के लिए केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने कहा कि हालिया बारिश में आंध्र प्रदेश में 54 और पुदुचेरी में 2 लोगों की मौत हुई है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा से द्वारका के एक मंदिर में जाति पूछने से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी गतिरोध देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शैलजा को लेकर दिए बयान पर खेद भी जता दिया है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान से शुरू हुआ विवाद गुरुवार को खत्म हो गया। सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सभी दलों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अब ये मसला खत्म हो गया है। All that I have to say is that in view of Shailaja's statement that she had made no reference to the main Dwarka temple in her speech on Monday, and which she has reiterated now also and yesterday also, the issue raised by me yesterday doesn't survive. इससे पहले ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान पर खेद जताया। हालांकि खेद जताने के बावजूद विपक्ष नहीं माना, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। In view of the chair's decision to review the record and take necessary action, I regret the comment I made with reference to my distinguished colleague Kumari Shailaja ji. गतिरोध खत्म करने के लिए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की। इसके बाद ही सदन में अरुण जेटली ने मसला खत्म होने की बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल की स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा में दिए गए एक बयान में विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल की वास्तविकता से भारत आंख नहीं मूंद सकता। भारत से लगे नेपाल के क्षेत्रों में स्थिति उग्र बनी हुई है। सोमवार को सदन पर इस पूरे मसले पर विस्तृत चर्चा भी होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि नेपाल के मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि नेपाल में संविधान निर्माण के बाद भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ा है। भारत नेपाल को हमेशा हर संभव मदद करता रहा है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने विशिष्ट संबंध हैं। ये संबंध हमारे साझा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा और धर्म पर आधारित है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध और व्यापक आर्थिक सहयोग भी है तथा हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता भी है। इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जेडीयू सांसद पवन वर्मा ने लाया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर नेपाल मामले में देरी करने का आरोप लगाया। My point, sir, is that if we needed to have a special envoy, did the special envoy need to go at this late stage? And could a special envoy not have been appointed right from the beginning when we saw the crisis emerging? This is a suggestion for the future because we want a resolution to the problem. नेपाल मामले पर चर्चा के लिए कम समय को लेकर सभी दलों ने विरोध जताया। सभी दलों का कहना था
कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 घंटे की चर्चा काफी नहीं है। Nepal situation is extremely important and extremely crucial. We cannot rush through a debate like this with 2 minutes and 3 minutes. We have a great deal to say. It is not a debate. Some of us have been involved half all our lives in Nepal. You have to give more time. I'm sorry. मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इस पर चर्चा की मांग करते हुए 4 घंटे का समय मांगा। सभी दलों ने इस पर सहमति जाहिर की, जिसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने इस पर मुहर लगा दी। If possible Monday, and Pawan Kumar himself can give notice. अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। Now please, this is a decision of the House. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी.एस. ठाकुर ने आज देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस ठाकुर का कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक होगा। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की जगह ली है। चीफ जस्टिस ठाकुर की पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में 16 फरवरी 1994 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हुई थी। 17 नवंबर 2009 को जस्टिस ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब तक उनके कार्यकाल में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। कमजोरी के इस माहौल में सेंसेक्स 26,000 के नीचे फिसला तो निफ्टी 6900 के नीचे पहुंचा। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में 231 अंक की गिरावट के साथ ये 25,886 पर बंद हुआ और ये बीते 2 हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट रही। 50 शेयरों वाला निफ्टी 67 अंक की कमी के साथ 7,864 पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत से दुनिया भर के बाजारों में फिलहाल दबाव दिख रहा है। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका भी निभाई। सादगी पसंद, बेहद संवेदनशील और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्तित्व वाले राजेंद्र प्रसाद की कॉपी जांचते वक्त एग्जामिनर ने लिखा था कि इनसे बेहतर एग्जामिनर नहीं है। देश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कांजी रहाणे 89 रन बनाकर और अश्विन 6 रन बनाकर क्रीज पर। टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर खराब रही और उसके 5 विकेट महज 138 पर गिर गए। कप्तान विराट कोहली ने 44 रन बनाए, वहीं सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 33। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डैन पीट ने 4 और काइल वॉट ने 3 विकेट लिए। भारत पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना चुका है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी में 14 लोग मारे गए हैं। सैन बर्नार्डिनो के पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस घटना में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी विकलांग लोगों के लिए बनाए गए एक सामाजिक सेवा केंद्र पर हुई। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इस साल 1 अक्टूबर तक गोलीबारी की 294 छोटी और बड़ी घटनाएं सामने आई, जिनमें 9,000 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गोलीबारी की घटना पर चिंता जाहिर की और देश में बंदूक संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े कदम उठाने की बात भी दोहराई। But before I begin, I just want to say that we are all thinking about the current and ongoing tragedy in California today. And I would like to have a brief moment of silence now for those who are affected. Please keep the victims and their families in your prayers right now. इस बुलेटिन में भी इतना ही।